नमस्ते दोस्तों। मैं हूं दीपेश और आपका स्वागत है क्राइम गाथा चैनल पर, जहां हर बार हम आपके लिए लाते हैं एक नई सनसनीखेज और रोंगटे खड़े कर देने वाली अपराध कथा। अगर आप इस रोमांचक और रहस्यमयी सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज की कहानी ऐसी है जो आपके मन को झकझोर देगी, जिसमें छुपा है हवस का नशा, धोखे की गहराई और एक ऐसी साजिश जो खून से लिखी गई। तो आइए डूबते हैं इस कहानी की गहराइयों में। कुछ लोगों के मन में ऐसी अजीब कुंठाएं कैद होती हैं जो उनके दिल और दिमाग को जकड़ लेती हैं, और बाजार में बैठे सौदागर इन कुंठाओं को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। कुछ साल पहले तक भारत के रेड लाइट एरिया में एक अजीब चलन था। जहां हिंदुओं की आबादी ज्यादा होती थी, वहां देह व्यापार में लगी औरतों को मुस्लिम नाम दिए जाते थे। उनके नाम जैसे शबनम, नाजिया या रुखसाना रखे जाते, जो असल में उनके नहीं होते थे। ठीक उसी तरह जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा थी, वहां इन औरतों को राधा, सीता या लक्ष्मी जैसे हिंदू नाम दिए जाते। ये नाम असली नहीं थे, बल्कि बाजार चलाने वालों की चाल थी, जो ग्राहकों के मनोविज्ञान का शिकार करते थे। ये सौदागर जानते थे कि कुछ लोग अपनी कुंठाओं को शांत करने के लिए ऐसे नामों की तलाश में आते हैं, जैसे कुछ भारतीय हर क्रिकेट मैच में पाकिस्तान को हारते देखना चाहते हैं, वैसे ही कुछ लोग बिस्तर पर अपनी नफरत और बदले की भावना को पूरा करना चाहते हैं। ये कहानी ऐसे ही एक शख्स की है जिसका नाम था सुरेश सोलंकी। 28 साल का सुरेश सोलंकी एक ऐसा नौजवान था जिसके दिल में पाकिस्तान के प्रति नफरत का जहर भरा था। उसका मानना था कि पाकिस्तान हर बार भारत की पीठ में छुरा घोंपता है। दोस्तों के साथ बैठकर वह जोश में आकर कहता, हम दोस्ती और पड़ोसी धर्म निभाने को तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान हमारा मजाक उड़ाता है। अगर मुझे मौका मिले तो मैं पाकिस्तान का ऐसा हाल करूंगा कि दुनिया देखती रह जाए। उसकी बातें सुनकर दोस्त हंसते, लेकिन सुरेश का गुस्सा असली था। उसका मन करता था कि वह किसी तरह पाकिस्तान से बदला ले, चाहे वह बिस्तर पर ही क्यों ना हो। एक रात सुरेश ने छक्कर शराब पी। नशा उसके सिर चढ़कर बोल रहा था। शराब की गर्मी और मन की कुंठा ने मिलकर उसके दिमाग में खुराफात भर दी। उसने जेब से सेलफोन निकाला और अपने दोस्त अब्दुल शेख को कॉल किया। घंटी बजते ही अब्दुल ने फोन उठाया। हाँ बोल सुरेश, क्या हाल है? सुरेश ने हंसते हुए कहा, अबे तू तो ब्लू फिल्मों का कीड़ा है, दिन में 4-5 फिल्में देख लेता होगा ना? अब्दुल ने ठाका लगाया। हाँ, देखता हूं यार, तुझे क्या? मेरे शौक से तेरी छाती पर सांप क्यों लौट रहा है? सांप नहीं, गर्व से छाती फूल रही है कि मेरा यार पोर्न की दुनिया का बादशाह है, सुरेश ने मजाक में कहा। फिर उसने असल बात पर आते हुए कहा, सुन, सीधी बात, तू तो देह व्यापार के अड्डों का रसिया है। कोई ऐसी औरत बता जो शक्ल सूरत में जरीना मसूद जैसी हो। अब्दुल का जोश बढ़ गया। जरीना मसूद? अरे तूने सही आइटम चुना। मैंने आज ही उसका एक ताजा वीडियो डाउनलोड किया है। क्या मस्त माल है। उसकी आवाज ऐसी कि सुनकर नसों में बारूद भर जाता है। कल मिल, दिखाता हूं। सुरेश ने बात आगे बढ़ाई। अरे वीडियो की बात नहीं, कोई ऐसी देह जीवा बता जो जरीना जैसी दिखती हो। अब्दुल ने थोड़ा सोचा और फिर बोला, है एक, नाम है कल्पना बर्की। शक्ल कितनी मिलती है सही सही नहीं कह सकता, पर मुझे तो वो जरीना जैसी ही लगती है। वो पेशेवर नहीं है, लेकिन दोस्तों को खुश कर देती है। नाम क्या है उसका? सुरेश ने उत्सुकता से पूछा। कल्पना बर्की, अब्दुल ने जवाब दिया। वो मेरी दोस्त है और तू मेरा दोस्त, मैं सेटिंग करवा दूंगा। कितना मांगेगी? सुरेश ने पूछा। यार, वो डायरेक्ट धंधा नहीं करती, दोस्तों को खुश करती है बस। तू कुछ इनाम दे देना, जैसे 2000 रुपए। सुरेश ने हामी भरी। अब्दुल ने फोन पर कल्पना से बात की और कुछ ही देर में सेटिंग पक्की हो गई। अब्दुल ने सुरेश को कल्पना का पता भेजा और कहा, जाओ, वो इंतजार कर रही है, बस उसे मेरा और तेरा नाम बता देना। 1 घंटे बाद सुरेश कल्पना के घर के दरवाजे पर था। उसका दिल धक धक कर रहा था। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ पल बाद दरवाजा खुला और सामने खड़ी थी एक ऐसी सुंदरी
जिसकी आंखों में शोखी और होंठों पर रहस्यमयी मुस्कान थी। उसकी साड़ी उसके जिस्म पर इस तरह लिपटी थी मानो उसकी हर अदा को उभार रही हो। उसकी आंखें सुरेश को ऊपर से नीचे तक नाप रही थीं। आप ही कल्पना बरकी हैं ना? सुरेश ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, मैं ही हूं। कल्पना ने गहरी नजरों से उसे देखते हुए जवाब दिया। आप कौन? मैं सुरेश सोलंकी। अब्दुल शेख ने मुझे भेजा है। सुरेश ने औपचारिकता निभाई। उसने फोन पर आपके बारे में बताया था। कल्पना के होंठों पर एक शरारती मुस्कान उभरी। तो तुम वही हो, अब्दुल के खास दोस्त। अंदर आओ ना। सुरेश अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही वह कमरे में घुसा, कल्पना ने दरवाजा बंद कर लिया। कमरे में हल्की रोशनी थी और हवा में एक मादक खुशबू तैर रही थी। सुरेश का मन बेकाबू हो रहा था। उसने खुद को रोकने की कोशिश नहीं की और झट से कल्पना को अपनी बाहों में भर लिया। उसने उसके गाल पर एक गर्म चुम्बन जड़ दिया। कल्पना ने जोर से खुद को उसकी बाहों से छुड़ाया और भौहें चढ़ाकर बोली, ये क्या बदतमीजी है? मैं कोई वेश्या नहीं हूं कि दरवाजा बंद होते ही मुझ पर टूट पड़ो। मैं अपने शौक के लिए दोस्तों की संगत करती हूं, और वो भी अपनी पसंद के लोगों के साथ। अभी तो मैंने तुम्हें ठीक से परखा भी नहीं और तुम शुरू हो गए। अगर अब्दुल के हवाले से नहीं आए होते तो धक्के मारकर बाहर निकाल देती। सुरेश हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा, ये औरत चोरी भी करती है और सीना जोरी भी। ये तो पड़ोसी मुल्क की तरह आंखें दिखा रही हैं। लेकिन वह अपने मकसद को पूरा किए बिना जाना नहीं चाहता था। उसने तुरंत माफी मांगी। सॉरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई। माहौल को हल्का करने के लिए उसने पूछा, कल्पना जी, अब्दुल ने बताया कि आप अपने दोस्तों को खुश कर देती हैं। ऐसा क्यों? कल्पना ने एक गहरी सांस ली और बोली, देखो सुरेश, मैं जिंदगी को खुलकर जीने में यकीन रखती हूं। जो दोस्त मुझे अच्छा लगता है उसे मैं अपने जिस्म की सौगात दे देती हूं। मैं उनके काम आती हूं और वो मेरे मेरे 5-6 खास दोस्त हैं और मैं सिर्फ उनकी महफिल सजाती हूं। जो मुझे शानदार और जानदार लगता है मैं उसकी बाहों में बिखर भी जाती हूं। सुरेश ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या मैं भी तुम्हारी साखी बन सकता हूं? कल्पना ने शरारत भरी नजरों से उसे देखा। साखी तो बन सकते हो, लेकिन बिस्तर की दासी बनूंगी ये पक्का नहीं। पहले मेरा दिल जीतो, फिर मेरा जिस्म भी तुम्हारा। बातों बातों में माहौल गर्म होने लगा। कल्पना सुरेश की गोद में आकर बैठ गई। उसने एक बांह सुरेश के गले में डाली और दूसरे हाथ की उंगलियों से उसकी छाती पर हल्के हल्के हरकत करने लगी। उसकी उंगलियां सुरेश की छाती पर ऐसे नाच रही थीं जैसे कोई नाजुक सितार की तारों को छेड़ रहा हो। सुरेश का जिस्म गर्म होने लगा। कल्पना ने अपनी मादक आवाज में कहा, सुरेश बाबू, कभी कभी मेरे जिस्म की आग इतनी भड़क उठती है कि मन करता है 3-4 मर्दों के साथ एक साथ बिस्तर पर खेलूं। सुरेश ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कल्पना, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी इस आग को ठंडा कर सकूं। क्या तुम मुझे आजमाना चाहोगी? कल्पना ने नशीली नजरों से उसे देखा और अपनी साड़ी का पल्लू सरकाने लगी। उसकी साड़ी धीरे धीरे फर्श पर गिरी और उसका गोरा नाजुक जिस्म सुरेश के सामने था। सुरेश ने भी अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। पैंट उतारते हुए उसने कहा, शहर में और भी शौकीन औरतें हैं, लेकिन अब्दुल ने मुझे तुम्हारे पास ही क्यों भेजा? कल्पना ने उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराकर कहा, शायद तुम्हें जरीना मसूद की तलब है। अब्दुल को मैं जरीना जैसी लगती हूं। अंतरंग पलों में वो मुझे जरीना ही पुकारता है। सुरेश चौंका। तुमने कैसे जाना? कल्पना हंसी। अब्दुल ने मुझे जरीना की डुप्लीकेट बताकर तुम्हें मेरे पास भेजा होगा। मैं समझ गई। तुम सचमुच जरीना जैसी हो? सुरेश ने पूछा। पता नहीं। कल्पना ने कंधे उचकाए। मैंने तो जरीना की फोटो तक नहीं देखी। अब्दुल कहता है तो मैंने मान लिया। तुम बताओ, क्या मैं उसकी जैसी लगती हूं? सुरेश ने हंसते हुए कहा, मैंने भी जरीना का वीडियो या फोटो नहीं देखा। बस अब्दुल ने बताया तो मैं चला आया। बातें करते करते दोनों निर्वस्त्र हो गए। कल्पना ने अपनी बाहें फैलाईं और बोली, आओ, इंडियन सुरेश और पाकिस्तानी जरीना का नाइट मैच हो जाए। सुरेश का खून खौल रहा था।
वह कल्पना को पाकिस्तानी मानकर उसकी धज्जियां उड़ाने आया था, लेकिन जैसे ही वे बिस्तर पर पहुंचे, कल्पना ने मानो एक निर्मम आतंकवादी की तरह उस पर हावी हो गई। उसकी हर अदा, हर हरकत में एक जंगलीपन था। उसने सुरेश को अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। उसका जिस्म सुरेश के जिस्म से लिपट गया और दोनों के बीच एक ऐसी आग भड़की जो बुझने का नाम नहीं ले रही थी। कल्पना की हर सांस, हर स्पर्श में एक मादकता थी। उसने सुरेश को ऐसे छुआ जैसे वह कोई बेशकीमती खजाना हो। सुरेश ने पहले भी कई बार सेक्स किया था, लेकिन कल्पना का जंगली और बेलगाम अंदाज कुछ और ही था। उसने सुरेश को आनंद की ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचाया जहां वह पहले कभी नहीं गया था। घंटों तक दोनों एक दूसरे में खोए रहे। कल्पना की नशीली आवाज और उसकी हरकतें सुरेश के होश उड़ा रही थीं। जब सब खत्म हुआ, सुरेश को यकीन हो गया कि अब्दुल ने ठीक कहा था। कल्पना भले ही जरीना मसूद की डुप्लीकेट न हो, लेकिन अंतरंग पलों में वह उससे कम भी नहीं थी। वह आया था बदला लेने, लेकिन कल्पना ने उसका दिल जीत लिया। कपड़े पहनने के बाद उसने कल्पना के पर्स में 2,000 रुपए डाले। कल्पना ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जैसे शानदार और जानदार साथी का मुझे हमेशा इंतजार रहता है। फिर आओगे ना? सुरेश ने वादा किया और वहां से निकल गया। कल्पना कर्नाटक के बेलगांव की रहने वाली थी। किशोरावस्था में ही उसके एक करीबी रिश्तेदार ने उसकी भावनाओं को उकसाकर उसे सेक्स का चस्का लगा दिया था। कहते हैं, अगर कच्ची उम्र में किसी लड़की का कौमार्य भंग हो जाए और वह बार बार सेक्स की प्रक्रिया से गुजरे, तो वह हवस की लती हो सकती है। कल्पना के साथ भी यही हुआ। वह जिस्म के सुख की दीवानी हो गई। वह जिसे भी अपना तन सौंपती, उससे कुछ न कुछ अपेक्षा रखती थी। कभी नकद, कभी गिफ्ट। युवा होते होते कल्पना ने अपने इलाके में खूब बदनामी कमा ली। शर्म से उसके परिजनों का जीना मुहाल हो गया। आखिरकार उन्होंने उसका विवाह बसवराज बर्की से कर दिया। बसवराज एक टैक्सी ड्राइवर था। नई नई शादी का जोश दोनों में था। बसवराज को सुंदर और जोशीली पत्नी मिली तो वह उसमें रम गया। दिन में वह टैक्सी चलाता और रात को घर लौटकर कल्पना के साथ बिस्तर पर नई नई ड्यूटी शुरू करता। कल्पना को घर में ऐसा साधन मिला जो उसकी हवस को शांत करता था। उसने अपनी पुरानी रंगीनियों को भुलाकर गृहस्थी में ध्यान लगाया। शादी के 3 साल बाद वह 2 बच्चों की मां बन गई। लेकिन बसवराज एक गंभीर और भविष्य के प्रति संजीदा इंसान था। परिवार बढ़ने के साथ खर्चे भी बढ़ गए। उसने ज्यादा कमाई के लिए लंबी दूरी की सवारी लेना शुरू कर दिया। कई बार उसे घर लौटने में 2 से 4 दिन लग जाते। कल्पना, जो पुरुष के स्पर्श की आदी थी, पति की अनुपस्थिति में बेचैन रहने लगी। उसने अपनी कामच्छा को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। आखिरकार वह फिर पुराने ढर्रे पर लौट आई। कुछ पुराने प्रेमी पहले से थे, कुछ नए बना लिए। बसवराज को जब इसकी भनक लगी, उसने प्यार से समझाया, कुल का सम्मान का वास्ता दिया, यहां तक कि मारपीट भी की। लेकिन कल्पना अपनी आदतों से बाज नहीं आई। एक दिन उसने सारी हदें पार करते हुए बसवराज से कह दिया, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। न मेरा कुछ बिगड़ रहा, न तेरा कुछ घट रहा। बसवराज ने सिर पीट लिया। वह बच्चों के लिए कल्पना को झेल रहा था, वरना उसे कब का घर से निकाल चुका होता। बसवराज ने सोचा कि अगर वह बेलगांव छोड़कर कहीं और चला जाए तो शायद कल्पना सुधर जाए। उसने गोवा में नया आशियाना बनाने का फैसला किया। उसने कुरचड़े इलाके में अनु अपार्टमेंट की दूसरी मंजिल पर एक फ्लैट किराए पर लिया। बच्चों का दाखिला स्कूल में कराया और टैक्सी चलाने का काम शुरू किया। लेकिन गोवा का रंगीन माहौल और पति की अनुपस्थिति ने कल्पना की कामनाओं को फिर से जगा दिया। उसने सबसे पहले पंकज पवार को अपना साथी बनाया। 41 साल का पंकज डाटा ऑपरेटर था, शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप। बसवराज की गैर मौजूदगी में पंकज और कल्पना ने गुलछर्रे उड़ाने शुरू कर दिए। लेकिन कल्पना की फितरत ऐसी थी कि वह एक पुरुष से बंधकर नहीं रह सकती थी। उसने पंकज के साथ साथ कुछ नए प्रेमी भी बना लिए। हर प्रेमी से वह गिफ्ट और नकदी वसूलती थी। इसी दौरान 25 साल का अब्दुल शेख उसकी जिंदगी में आया। अब्दुल को कल्पना जरीना मसूद जैसी लगती थी। अब्दुल की शादी सिमरन नाम की एक खूबसूरत लड़की से हुई थी।
लेकिन सिमरन में वह मादकता और उत्तेजना नहीं थी जो कल्पना में थी। इसलिए अब्दुल कल्पना का दीवाना हो गया। उसने अपने दोस्त सुरेश सोलंकी को भी कल्पना के पास भेजा। एक दिन कल्पना ने सुरेश से कहा, तुम जैसे शानदार और जानदार मेरे कुछ और दोस्त भी हैं। मैं चाहती हूं कि एक बार सबको एक साथ बुलाकर कुछ नया एडवेंचर किया जाए। सुरेश को याद आया कि पहली मुलाकात में कल्पना ने ग्रुप सेक्स की इच्छा जाहिर की थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम ग्रुप सेक्स करना चाहती हो? कल्पना ने हंसकर जवाब दिया, तुम बहुत समझदार हो। फौरन मेरा इशारा समझ गए। कितने लोग? सुरेश ने पूछा। तुम, अब्दुल, पंकज पवार और आदित्य गुर्जर। कुल 4, कल्पना ने बताया। बाकी तीनों से मैंने बात कर ली है। वो तैयार हैं। तुम हाँ कहो तो मीटिंग फिक्स कर दूं। सुरेश ने हामी भर दी। अगले दिन शाम को चारों कल्पना के घर पहुंच गए। उस दिन बसवराज वास्को गया था और 2 दिन बाद लौटना था। जैसे ही सब एकत्र हुए, कपड़ों को हराम घोषित कर दिया गया। कल्पना, सुरेश, अब्दुल, पंकज और आदित्य निर्वस्त्र हो गए। कमरे में एक मादक माहौल बन गया। कल्पना 4 मर्दों की बाहों में थी और हर कोई उसकी देह की आग में जल रहा था। घंटों तक ये बेशर्मी चली। कल्पना ने हर एक को बारी बारी से अपनी बाहों में लिया और फिर सब एक साथ उसकी देह की सैर करने लगे। उस रात कल्पना ने महसूस किया कि उसकी देह पहली बार सही मायने में तृप्त हुई है। उन दिनों सिमरन गर्भवती थी। अब्दुल ने उसे कल्पना के घर में पनाह दी थी। कल्पना ने सिमरन को रहने की जगह तो दी, लेकिन बदले में उससे सारे घरेलू काम करवाती थी। सिमरन को जल्द ही पता चल गया कि कल्पना का चरित्र कितना गिरा हुआ है। वह देख चुकी थी कि जब कल्पना के 4 यार घर में जुटते हैं तो क्या तमाशा होता है। सिमरन वहां रहना नहीं चाहती थी, लेकिन गर्भ और अपने पति की वजह से मजबूर थी। 2 अप्रैल 2018 को दोपहर 2 बजे बसवराज टैक्सी चलाकर घर लौटा। उस समय कल्पना और उसके 4 यार बेडरूम में नंगे थे और उनकी अय्याशी पूरे शबाब पर थी। सिमरन ने जानबूझकर बिना किसी को सचेत किए दरवाजा खोल दिया ताकि बसवराज सब कुछ देख ले। बसवराज बेडरूम में घुसा तो सन्न रह गया। उसकी पत्नी और 4 मर्द एक साथ बिस्तर पर थे। कल्पना को कोई शर्म नहीं थी। उसने उल्टा बसवराज को ग्रुप सेक्स में शामिल होने का न्योता दे दिया। बसवराज का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने कल्पना और उसके यारों को गालियां दी और घर से निकल जाने को कहा। बात बढ़ती गई। कल्पना ने गुस्से में अपने यारों को ललकारा, देखते क्या हो, इसे खत्म कर दो। इसके न रहने से हमारी मौज ही मौज होगी। सेक्स का नशा और कल्पना की ललकार ने यारों को उकसाया। अब्दुल ने बसवराज को दबोच लिया और अपने हाथों से उसका गला घोंटने की कोशिश की। जब बसवराज नहीं मरा तो सुरेश ने नायलॉन की रस्सी से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। सिमरन ये सब देखकर थर-थर कांप रही थी। कल्पना ने उसे धमकी दी, अगर तूने किसी से कुछ कहा तो तुझे और तेरे बच्चे को भी मार देंगे। अगले 10 घंटे तक बसवराज की लाश घर में पड़ी रही। रात होने पर कल्पना ने पंकज को बुलाया। सबने मिलकर लाश को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। उन्होंने लाश के टुकड़े कर दिए, हाथ, पैर और सिर को अलग किया और 3 चावल की बोरियों में भरा। फिर टैक्सी में लादकर अनमोड़ घाट के रास्ते में 3 अलग-अलग जगहों पर फेंक दिया। सिमरन 1 महीने तक इस अपराध बोध में घुटती रही। आखिरकार वह समाज सेविका उषा नायक देकर के पास पहुंची और सारा राज खोल दिया। उषा ने सिमरन को लेकर कुड़चड़े थाने के सीनियर इंस्पेक्टर रविंद्र देसाई से मुलाकात की। देसाई ने तुरंत कार्रवाई की और कल्पना, अब्दुल, पंकज और सुरेश को गिरफ्तार कर लिया। आदित्य फरार हो गया। पूछताछ में अभियुक्तों ने अपना गुनाह कबूल किया और बताया कि लाश के टुकड़े अनमोड़ घाट के रास्ते में फेंके गए थे। पुलिस ने सड़े गले अवशेष बरामद किए और उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा। धारा 302 और 201 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया गया। 9 मई 2018 को अभियुक्तों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही सनसनीखेज कहानियां आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।